सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोहलर का सिद्धांत, यानी कि कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, या फिर इसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, या कोहलर्स इनसाइट थियरी। इससे पहले आप लोगों ने पावलोव का सिद्धांत पढ़ लिया है पूरा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लिया है, स्किनर का सिद्धांत पढ़ लिया। अब हम इस वीडियो में हम कोहलर का सिद्धांत पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने प्रयोग किस पर किया था, निष्कर्ष क्या निकला था, और जो कोहलर का सिद्धांत है वो किन किन विषयों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बहुत ही आसान सा है, अभी मैं आपको बता दूंगी, आपको सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद कोहलर का सूझ का सिद्धांत पढ़ने के बाद हम देखेंगे, इसी वीडियो में हम देखेंगे बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दोनों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को जो मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को याद ही होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, थॉर्नडाइक की बिल्ली छोटी सी भूल, पावलोव का कुत्ता क्लासिकल कूल। थॉर्नडाइक की बिल्ली छोटी सी भूल, पावलोव का कुत्ता क्लासिकल कूल, स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत, कोहलर के चिंपैंजी को आ गई सूझ। तो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया और प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, जिसका नाम रखा था उन्होंने सुल्तान। और दूसरा है, पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर के चिंपैंजी पर। तो ये भी आपने लर्न कर लिया होगा अब तक, मैं 2 से 3 बार बता चुकी है आप लोगों को। तो अब यहाँ पर चौथी बार इसको मैं बता रही हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा ट्रिक लर्न हो गया होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कोहलर के सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, कोहलर्स इनसाइट थियरी, प्रतिपादक कौन है? कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर। याद रखिएगा, प्रतिपादक कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर हैं। तो कभी कभी एग्जाम में कोहलर नहीं देता है या वर्दीमर नहीं देता है, कोफ्फा दे देता है, तो इनको हम राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए। और प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था, इसीलिए कोहलर का सूझ का सिद्धांत इस सिद्धांत को कहा जाता है। इसके बाद देखिए, प्रयोग व सन, प्रयोग कब किया था इन्होंने? तो प्रयोग 1912 में किया था, 1912 में किया था। दोस्तों याद रखिएगा 1912, और कहीं कहीं आपको 1913 भी मिलेगा, क्योंकि 1913 से लेकर के 1917 तक इन्होंने प्रयोग किया था। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था या वनमानुष पर प्रयोग किया था, उसका नाम क्या था? सुल्तान था। और सहयोगी कौन थे इनके? कोफ्फा। जो सहयोगी थे, जो जिन्होंने इनकी मदद की थी, जो इनके पार्टनर थे आप कह सकते हैं इस प्रयोग में, वह थे कोफ्फा और वर्दीमर दोनों। लेकिन कोफ्फा ने जो किताब लिखी थी थियरी ऑफ गेस्टाल्ट, उसी पर यह सिद्धांत आधारित है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा थियरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक किसने लिखी थी, तो थियरी ऑफ गेस्टाल्ट बुक जो है इसको कोफ्फा ने लिखा था। और ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कोहलर और कोफ्फा में। तो बुक थियरी ऑफ गेस्टाल्ट, तो ये बुक किसने लिखी थी? कोफ्फा ने। भी गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगी आगे। तो देखिए, गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट हम किसे कहते हैं? तो इसका मतलब होता है समग्र या संपूर्ण। संपूर्ण से अंश की ओर, आप लोगों ने शिक्षण सूत्र पढ़ा ही है, संपूर्ण से अंश की ओर या पूर्ण से अंश की ओर, बस वही चीज है ये। समग्र मतलब कोई भी चीज हम पूरी देखेंगे, पहले हम आदि नहीं देखेंगे। कोई समस्या हमारे सामने आ रही है तो उस समस्या का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है कोई भी चीज को हम बिल्कुल पूर्णता के साथ संपूर्ण रूप में देखते हैं। अब देखिए, कोहलर के सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो इसे हम समग्राकृति का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी समस्या को हम पूर्ण रूप से देखते हैं, फिर उसके हल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, या समग्र आपने देख ही लिया। फिर कोहलर का सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। दोस्तों, जो गेस्टाल्ट वादी थे, यानी कि जो समग्रवादी थे, गेस्टाल्ट शब्द जो है, ये गेस्टाल्ट शब्द कहाँ से आया है? ये जर्मनी से आया है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। और चूंकि जो कोहलर थे, कोफ्फा थे, वर्दीमर थे, ये कहाँ के थे? ये लोग कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इसीलिए जो गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है संपूर्ण यानी कि पूर्णता। तो इन्होंने कहा, कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सीखना होता है, कोई व्यक्ति कुछ सीखता है
तो वह प्रयास और त्रुटि के माध्यम से नहीं सीखता है, बल्कि वह अपनी सूझ के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा सीखता है। तो गेस्टाल्टवादियों ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को नहीं माना। इन्होंने अपना क्या सिद्धांत दिया? सूझ का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी सूझ से, अपनी कल्पना से, अपनी दिमागी या मानसिक क्षमता से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो इन्होंने इसको नहीं माना। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, आपको पता है। और इसी से मिलता-जुलता स्किनर का सिद्धांत भी है और पावलो का भी है। सभी आप देखो, चाहे थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखो बिल्ली वाला, चाहे पावलो का कुत्ते वाला देखो, या फिर आप स्किनर का चूहे वाला देखो, सभी में आपने एक चीज देखी होगी कि सभी में उन्होंने पहले प्रयास किया, फिर उन्हें सफलता मिली। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जो गेस्टाल्टवादी हैं, इन्होंने क्या कहा कि किसी भी समस्या का जो समाधान होता है वो हमारे सूझ के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितनी हमारी कल्पना क्षमता है और कितना बेहतर हम कर सकते हैं। यह गेस्टाल्टवादियों ने माना। हम कुछ कार्यों को करके सीखते हैं और कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखकर सीखते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना बताए ही अपने आप ही सीख जाते हैं। इस प्रकार के सीखने को हम सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गेस्टाल्ट वाली थे, उन्होंने कहा कि हम कुछ-कुछ काम दूसरों को देख करके क्या करते हैं? सीखते हैं। जैसे कि आप किसी पार्टी में गए हो, किसी सार्वजनिक जगह पर गए हो, जो व्यक्ति जैसा कर रहा है, आप कोशिश करते हो कि उसी तरीके का हम भी काम करें। या फिर आप देखिए, एक टीचर है, क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे भी कोशिश करते हैं कि हम भी अपने शिक्षक की तरह बने और जिस तरीके से वह बोलते हैं, हम भी उनकी तरह बोलने का प्रयास करें। उन्हीं की तरह जिस तरीके से वह सारे सवालों को लगा लेते हैं अच्छे से, हम भी लगाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है इस सिद्धांत में कि हम बहुत सारे कार्यों को दूसरों को देख करके, दूसरों को करते हुए देख करके हम सीख जाते हैं। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना बताए ही अपने आप ही सीख जाते हैं। तो इस प्रकार सीखना सूझ के द्वारा होता है, यह माना था गेस्टाल्ट वादियों ने। इसके बाद देखिए, सूझ से तात्पर्य अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। सूझ का मतलब क्या होता है कि एकाएक वह विचार आता है आपके दिमाग में और वो क्या कर देता है? आपकी समस्या को हल कर देता है। तो सूझ मतलब होता है कि कोई भी समस्या हमारे सामने है और उसका अचानक से हमने हल ढूंढ लिया। हम सोच रहे हैं हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता हमने अचानक से ही ढूंढ लिया। यही होता है सूझ का सिद्धांत। और सूझ हमें तभी आएगी जब हमारे सोचने समझने की, कल्पना करने की क्षमता बहुत अधिक होगी। फिर देखिए, सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। अगर बुद्धि रहेगी आपके पास, आपका जो बुद्धि लब्धि है वो तेज रहेगी, तो बहुत आसानी से आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है, यानी कि सोचना हमें पड़ता है, हमारी मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता है सूझ द्वारा सीखने में। तो सूझ द्वारा सीखना जो होता है, इसमें बुद्धि की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए जो कठिन विषय होते हैं, जैसे कि गणित हुआ, विज्ञान हुआ, यह जो सिद्धांत इन्होंने दिया था पावलो ने, उन विषयों में ये बहुत उपयोगी होते हैं। चाहे रीजनिंग हो, रीजनिंग में तो आपको पता ही है कि सूझ ही काम आती है। तो इस तरीके से ये जो सूझ का सिद्धांत है, ये बहुत सारे विषयों में भी काम आता है। अब आप यहाँ पर प्रयोग जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत आसान है प्रयोग। कॉलर ने एक पिंजड़े में एक सुल्तान नामक चिंपैंजी को क्या किया? बंद कर दिया। ठीक है, और उसको पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े में 2 छड़ें इस प्रकार रखी गई थी कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था। तो इस प्रकार 2 छड़ें रखी हुई थी। कहाँ? इसी पिंजड़े के अंदर 2 छड़ रखी हुई थी और 2 छड़ों में इस तरीके से कुछ हुक बना हुआ था जिसमें एक दूसरे को फंसा करके इसे लंबा किया जा सकता था। अब देखिए, और पिंजड़े के बाहर केले इधर-उधर रखे थे। पिंजड़े के बाहर केले रखे हुए थे और केले कैसे मिलते उसको? अब जब पिंजड़े में बंद है तो केले उसको कैसे मिलेंगे? अब यहीं पर सूझ का सिद्धांत काम आएगा। अब देखिए, चिंपैंजी केलों तक पहुंच नहीं सकता था क्योंकि केले पिंजड़े के बाहर रखे थे और चिंपैंजी पिंजड़े के अंदर बंद था। केलों को देखकर चिंपैंजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़ों की सहायता के उन्हें प्राप्त करना कठिन था। तो जैसे ही चिंपैंजी ने देखा केलों को, वह क्या किया? वह सोचा कि हम इसको खाएं, यानी कि उसको आप कह सकते हो इसमें भी कि उसको भूख लगी थी, क्या उसका खाने का मन था केलों को। आपको पता ही है, चिंपैंजी हो, बंदर हो, ये सब तो केला खाते ही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो चिंपैंजी था जिसका नाम सुल्तान था, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ,
तो यहाँ पर देखिए, जब उसने केलों को देखा तो वह सोचा कि मुझे ये केले चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि मुझे इन केलों को खाना है। तो उसके दिमाग में ये बात आई, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे मैं इन केलों तक पहुंचूं, क्या उपाय करूं कि ये केले मुझे मिल जाए, मुझे खाने को मिल जाए। तो एकाएक चिंपैंजी की दृष्टि उन छड़ों पर गई, यानी कि पहले से ही पिंजड़े के अंदर ये 2 छड़ें रखी गई थी कॉलर के द्वारा इस पिंजड़े के अंदर। तो वह दिमाग लगा रहा है, क्या करूं, कैसे मुझे ये केले खाने को मिल जाए। वो सोच रहा है, क्योंकि सारे के सारे केले पिंजड़े के बाहर रखे हुए थे। तो उसने जैसे ही उन छड़ों को देखा, अब देखिए क्या होता है, उसकी दृष्टि छड़ों पर गई और उसने केलों और छड़ी के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। उसने छड़ों को उठाया, अचानक दोनों छड़ों को उसने एक दूसरे में फंसाया और उन्हें लंबा कर लिया, और उन छड़ों की सहायता से छड़ों को उसने एक दूसरे में फंसाया और उन्हें लंबा कर लिया, और उन छड़ों की सहायता से केलों को अपनी ओर खींचकर प्राप्त कर लिया। तो फाइनली जो चिंपैंजी था उसको केले मिल ही गए। जब उसने देखा, जब उसे भूख लगी तो फिर उसने सोचा कि मुझे केले खाने चाहिए। तो केले कैसे मिलेंगे, क्योंकि केले तो पिंजड़े के बाहर थे। तो फिर अचानक से उसने देखा कि पिंजड़े में 2 छड़ रखे हुए हैं और वह आपस में जुड़ सकते हैं, तो उसने उनको जोड़ा। क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया कि इस तरीके से आपस में इनको हम जोड़ सकते थे, यहाँ पर इस तरीके से हुक बने हुए थे, उसमें फंसा करके वह बड़े हो सकते थे, यानी कि उनको लंबा किया जा सकता था। तो इस तरीके से छड़ों को जोड़ करके आपस में उसने केलों को प्राप्त कर लिया। तो अचानक से उसके दिमाग में ये बात आई ना, तो देखिए चिंपैंजी के इस कार्य से सिद्ध हुआ कि उसमें सूझ थी, जिससे उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो चिंपैंजी था, कहीं ना कहीं उसको अचानक से ही सूझ आई कि मैं इन छड़ों को लंबा करके इन केलों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो देखिए, वनमानुष के समान बालक और व्यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते हैं। सूझ का आधार कल्पना है। जिस व्यक्ति में कल्पना शक्ति जितनी अधिक होगी, उसमें सूझ भी उतनी ही अधिक होगी, इसलिए उसे सफलता भी अधिक मिलती है। बड़े बड़े दार्शनिकों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों की सफलता का रहस्य उनकी सूझ ही है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो सूझ आई है, वह उसका आधार क्या है, कल्पना है। यानी कि आप कितना सोच सकते हो, आपकी बुद्धि कहाँ तक जा रही है। यहाँ पर दार्शनिकों को कहा गया है कि कोई थॉट दिमाग में आ गया, या इंजीनियर है, यहाँ पर भी इनको बहुत सारी चीजें करनी होती है। इंजीनियर केवल एक तरीके के तो होते नहीं है, अलग अलग कोई घर बनाता है, कोई किसी कंपनी में है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके दिमाग में भी अचानक से ही कोई प्लान आता है, और वह प्लान क्या कर जाता है, वह आगे चल करके बहुत बड़ी कंपनी बना देता है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज के समय में, उनका आधार क्या था, कल्पना ही था। आज आप जिस सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पढ़ रहे हो हमसे, ये भी किसी ना किसी ने कल्पना ही की थी, और आज ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक आइडिया, कहते नहीं है एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी, तो इस तरीके से यहाँ पर सूझ एक आइडिया ही है, जो क्या कर देता है, यहाँ पर जो चिंपैंजी है उसको इन केलों को दिला देता है। कौन, उसका सूझ, यानी कि उसी सोचने समझने की कल्पना या क्षमता। अब देखिए, कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। तो यह सिद्धांत गणित जैसे कठिन विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप सवाल लगा रहे हो अचानक से, आपको उसका आंसर नहीं पता है, या कैसे आपको फॉर्मूला तो पता है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, आपने कोशिश की और आपने दिमाग लगाया कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा था, आपको वो गलती पकड़ में आ गई, तो आसानी से आप पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व कर लोगे। यानी कि यहाँ पर गणित के जो कठिन सवाल है उनको भी हम सूझ की मदद से, अपने बुद्धि की मदद से, अपनी कल्पना क्षमता की मदद से हम क्या कर सकते हैं, गणित के कठिन सवालों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे भी हमने सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत ही रखा है। तो देखिए, यह सिद्धांत रटने का विरोध करता है, यह रटने का बिल्कुल विरोध करता है। यह समझने पर बल देता है, तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति आदि का विकास करता है। चाहे गणित विषय हो, चाहे विज्ञान हो, ये जो विषय है ये रटने का घोर विरोध करते हैं। ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, यह तर्क करने की बात कहते हैं, चिंतन सोचने समझने की बात करते हैं, कल्पना करने की बात करते हैं, लेकिन रटने की बात नहीं करते हैं। क्योंकि गणित विषय ऐसा जिसको आप रट नहीं सकते, जिसमें आपको समझना ही होता है। फिर देखिए, यह सिद्धांत समग्रता और संपूर्णता पर अधिक बल देता है, और शिक्षण की प्रक्रिया में यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। अब समग्रता और संपूर्णता का मतलब क्या है,
इसको मैंने पहले भी आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है कि बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो कोई भी चीज पहले आप पूरी दिखा देते हो, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में बताते हो, तो बच्चा बहुत ही आसानी से सीख लेता है उन सभी चीजों को। जैसे कि आप बच्चों को अगर एक पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप पहले उस पौधे को या उस पेड़ को दिखाओगे बच्चों को ना, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में, उसके उसके पत्तियों के बारे में, उसकी टहनियों के बारे में, उसके फूलों के बारे में, फलों के बारे में, तनों के बारे में, जड़ों के बारे में फिर आप बात करोगे। ऐसे ही अगर बच्चों को आप बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ा रहे हो तो पहले आप एक बॉडी दिखा दोगे, फिर किस अंग को क्या कहते हैं, एक एक अंग के बारे में आप उसको डिटेल में बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर समग्रता और संपूर्णता की बात की गई है और इसी पर फोकस किया गया है, पूर्ण से अंश की ओर बात की गई है। अब देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए उपयोगी है। कला, संगीत, साहित्य, चाहे कला हो, कला मतलब ड्राइंग, ड्राइंग आप समझ सकते हो, संगीत हो या कोई गाने की धुन बनानी हो, इसमें क्या करना पड़ता है, कल्पना ही तो करनी पड़ती है, सोचना ही तो पड़ता है। साहित्य है, बहुत सारी विधाएं हैं साहित्य की, कविता है, कहानी है, नाटक है, इन सभी में जो लेखक होता है वो अपनी कल्पना शक्ति का ही तो प्रयोग करता है। जो कविताएं होती हैं, कवि अपनी सोचने समझने की क्षमता का ही तो प्रयोग करते हैं और उसी से बहुत सारी रचनाएं कर देते हैं। तो चाहे कला, संगीत, साहित्य हो, इन विषयों में भी सोचने की जरूरत पड़ती है। तो यह भी क्या हो गए, सूझ के विषय हो गए, यानी कि इसमें भी हमें सोचना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए कोई कोई आर्टिस्ट होता है जो ड्राइंग बनाने वाला, वो इतनी अच्छी ड्राइंग बना देता है, वो अपनी कल्पना शक्ति से उसमें बहुत सारी चीजें कर देता है, यानी कि इसे हम क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं। अब देखिए ड्रेवर ने क्या कहा, ड्रेवर ने कहा है कि यह सिद्धांत बालक को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करता है। और गेट्स व अन्य ने क्या कहा है, यह सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस तरीके से जो कोहलर का सिद्धांत है वो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं बच्चों में खोज प्रवृत्ति का विकास करता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे का पूरा मौका दिया जाता है बच्चे को कि वह सोचे समझे, और कोई समस्या या कोई सवाल उसके सामने आ गया तो इसके कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं या कौन कौन से मेथड से यह सवाल सॉल्व हो सकता है, बच्चा सोचता है पहले। तो इस तरीके से सोचना या जो सूझ होता है, फिर अचानक से उसे समझ में आता है कि सबसे आसान तरीका तो ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर सोचने समझने को, बच्चे की मानसिक क्षमता को, बच्चे की बुद्धि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है सीखने में। तो आपने सीखने के 4 सिद्धांत अब तक देख लिए और यही एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, पावलो का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और कोहलर का सिद्धांत, ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, तो प्लीज शेयर कर दिया करें। वीडियो जैसे ही स्टार्ट हो आप लोग शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज के ग्रुप में, जहां पर भी आपके और सारे फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, ताकि सभी की तैयारी जो है वो बेहतर हो पाए। आप सभी लोग मेहनत करेंगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ये जितने भी सिद्धांत आप देख रहे हो सब सीखने के सिद्धांत हैं। और अब इसके बाद देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सबसे ज्यादा उपयोगी अगर मैं कहूँ तो ये जो आप सिद्धांत पढ़ने जा रहे हो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, इसका रीजन ये है कि बच्चा समाज में रह करके ही तो सारी चीजें सीख रहा है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो खेल के मैदान में है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, पार्टी कर रहा है, या कहीं पिकनिक पे गया है, कहीं टूर पर गया है, अपने रिलेटिव्स के साथ है, अपने घर में ही है। तो बच्चा सामाजिक अधिगम यानी कि बच्चा सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अधिगम मतलब सीखना होता ही है। तो समाज से वह क्या क्या सीखता है, किस तरीके से जो दूसरे व्यक्ति व्यवहार करते हैं उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या जो हम फिल्में देखते हैं या कहानियां, नाटक टीवी में या टेलीविजन पर जो भी सारी चीजें देखते हैं उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही बताया है बंडूरा ने। तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये बहुत प्रैक्टिकल है। अभी आप पढ़ोगे इसको तो प्रैक्टिकली आपको लगेगा इसमें तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस सिद्धांत को दिया किसने था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। एग्जाम में कई बार पूछा है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। यानी कि हम अपने आसपास के लोगों से जो सारी चीजें सीखते हैं वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही कहलाता है।
ये कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे और इन्होंने सिद्धांत 1977 में दिया था और इन्होंने बुक लिखी थी सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। अब देखिए, समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए समाज किस प्रकार के व्यवहार को मान्य करता है। आप लोगों को पता ही है कि हम किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ के जो नियम कानून होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। वहाँ की सोसाइटी होती है, वहाँ के लोगों की सोच और संस्कृति जो होती है वो अलग-अलग होती है। हमारे अपने ही देश की अगर मैं बात करूँ तो हमारे देश में अलग-अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग-अलग त्योहार होते हैं, अलग-अलग कहीं न कहीं लोगों का जो व्यवहार होता है वो भी डिफरेंट होता है अलग-अलग जगहों पर। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए समाज ने कौन-कौन से व्यवहार को मान्य करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे देश में जो ड्राइविंग है वो हमें हमें क्या बताता है शुरू से कि हमें सड़क के बाएं साइड चलना चाहिए। तो ये हमारे हमारे बनाए गए नियम है पूरे देश में। इसके अलावा जैसे कि चोरी करने की अलग सजा है या किसी को धमकी देने की अलग सजा है। तो यहाँ पर समाज द्वारा मान्य व्यवहार क्या है? आप सभी के साथ ईमानदारी से रहो, सभी के साथ मित्रवत रहो, सभी से अच्छा व्यवहार करोगे आप, तो ये मान्य व्यवहार होगा। अब आप लोगों से झगड़ा करते हुए चलोगे, लोगों को परेशान करते हुए चलोगे, लोगों को धमकी देते हुए चलोगे और आप अपनी गाड़ी हमेशा सड़क के दाहिने साइड से लेके चलोगे, तो इससे क्या होगा? तो ये समाज द्वारा मान्य व्यवहार है? कोई इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि समाज जिन व्यवहारों को मान्य करता है वह क्या होते हैं? वही सामाजिक सिद्धांत होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि समाज द्वारा बनाए गए नियम होते हैं। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाएगा और अगर उन नियमों को हम फॉलो नहीं करते हैं यानी कि वह व्यवहार करते हैं जो समाज द्वारा अमान्य है, तो यह क्या होगा? यह सामाजिक रूप से स्वीकार कोई भी स्वीकार नहीं करेगा इसको, क्योंकि यह समाज ने इसको क्या कहा है? अमान्य व्यवहार कहा है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर बंडूरा ने यही बताया है कि जो समाज द्वारा अपनाए गए, समाज द्वारा मान्य व्यवहार हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए, उनको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। ये किसने कहा है? बंडूरा ने कहा है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पर इन्होंने बताया है दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही सामाजिक अनुभव हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ये क्या है? सामाजिक अधिगम क्या है? एक प्रकार से सामाजिक अनुभव है। अनुभव का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि आप कोई फिल्म देखते हो, कोई मूवी देखते हो, टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम देखते हो, तो आप उसमें से जो सबसे अच्छा कैरेक्टर है, कोई हीरो है या हीरोइन है, उसके अंदर जो भी आप सोचते हो कि मैं उसी की तरह बनूं, उसी की तरह सही से काम करूं, ईमानदारी से अपना काम करूं और लोग भी मुझे पसंद करेंगे और लोग मेरी बात को मानेंगे भी। तो समाज द्वारा ये क्या है? मान्य व्यवहार है। अब कोई भी मूवी देखेगा तो कोई विलन तो बनना चाहता नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या होता है? लोगों को मारना, लोगों को परेशान करना, लोगों को धमकी देना। तो ये क्या समाज एक्सेप्ट करेगा इस तरीके का व्यवहार? तो समाज इस तरीके का व्यवहार नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो जो समाज जो जिस तरीके का व्यवहार एक्सेप्ट करता है वही होता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि वह समाज एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप अच्छे से रहोगे, अच्छा काम करोगे तो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आप सोशल वर्क कर रहे हो, साफ सफाई करवा रहे हो, अपने आसपास लोगों की मदद कर रहे हो, तो ये क्या है? ये सामाजिक अधिगम है। आप किसी ना किसी को देख करके आपके अंदर ये प्रेरणा आई ना कि मुझे भी जीवन में लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे मदद करनी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब सामाजिक अधिगम है, यानी कि समाज में रह करके ही हम अच्छी चीजें सीखते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छी चीजें हैं उनको समाज एक्सेप्ट करता है, जो खराब है उनको त्यागने को कहता है, यानी कि उनको हमें छोड़ना चाहिए। यही बात यहाँ पर कही गई है। अब बंडूरा ने जो प्रयोग किया था, अब हम उसको देखेंगे यहाँ पर। तो बंडूरा ने दो प्रयोग किया था। एक किया था बार्बी डॉल पर, जिसको हम गुड़िया कह सकते हैं, और दूसरा जीवित जोकर पर, यानी कि कोई व्यक्ति है उसको जोकर के कपड़े पहना दिए, जोकर की टोपी लगा दी और उसको कहीं पर बिठा दिया। अब कहाँ पर बिठाया है अभी विस्तार से मैं आपको इसमें बताऊंगी। अब सबसे पहले जो पहला प्रयोग किया था बंडूरा ने, वो किया था गुड़िया पर, यानी कि एक डॉल पर प्रयोग किया था उन्होंने। और क्या प्रयोग किया था? बंडूरा ने एक निर्जीव गुड़िया पर एक प्रयोग किया। उसने बगीचे में उसको क्या किया? रख दिया, यानी कि एक गार्डन में ले गया। बंडूरा ने उस गुड़िया को उठाया और उसको कहाँ ले गया? एक गार्डन में या एक बगीचे में ले गया और वहां पर उसने रख दिया।
और एक औरत आती है या एक लेडी आती है और लगातार उसको हाथ पैर से बहुत बहुत मारती है। क्या करती है, उस गुड़िया पर बहुत वार करती है, उसको हाथ से पैर से सबसे बहुत मारती है और उसको बहुत सारे अपशब्द भी बोलती है और उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा शब्द भी बोल देती है, यानी कि बहुत बुरा भला भी बोलती है। अब बंडूरा ने क्या किया, इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो आपने देखा क्या हुआ, एक औरत है, एक गार्डन में एक गुड़िया रखी हुई है और उस गुड़िया को एक औरत जाती है और उसको बहुत मारती है हाथ से पैर से और उसको बहुत ज्यादा अपशब्द बोलती है या गलत वर्ड्स का यूज करती है या बुरा भला कहती है। ठीक है, अब देखिए, अब बंडूरा ने क्या किया, इसको रिकॉर्ड कर लिया और इसको उसने 50 अपने 50 स्टूडेंट्स को दिखाया, 50 विद्यार्थियों को दिखाया इस फिल्म को। अब इसका निष्कर्ष क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, कोई भी प्राणी क्या करेगा, कोई भी प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। अब बच्चों ने देखा कि वो औरत उस गुड़िया के साथ क्या कर रही है, उसको हाथ पैर से मार रही है, उसको अपशब्द बोल रही है। तो जितने बच्चे यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, लगभग लगभग सारे बच्चों को ये लगेगा कि जिस तरीके का व्यवहार ये उस गुड़िया के साथ कर रही है, हमें भी ऐसे ही करना है, हमको भी इसको इसको हाथ पैर से मारना है, इसको अपशब्द बोलना है, इसको बुरा भला कहना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, बंडूरा ने यही बताने की कोशिश की है कि हम दूसरा किस तरीके से किसी के साथ व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार को देख करके हमें भी लगता है कि हमें भी ऐसा ही व्यवहार उसके साथ करना है। अब इस गुड़िया के साथ इस तरीके का व्यवहार ये औरत कर रही है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ गई कि हमें भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना, अगर ये भी हमको गार्डन में मिल जाएगी तो हमें भी इसके साथ क्या करना है, इसको बहुत बुरा भला कहना है और इसको पैरों से मारना है या हाथों से मारना है। तो ये यहाँ पर बताया बंडूरा ने कि हम जो भी समाज में जो चीजें देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, वही हम भी कोशिश करते हैं किस तरीके से हम भी करें। अब देखिए, इसके बाद जोकर पर प्रयोग किया था, जोकर पर प्रयोग किया था, दूसरा प्रयोग इनका जोकर पर था। वो क्या था, जो बंडूरा ने जोकर पर प्रयोग किया था, ये बहुत इजी है। देखिए, एक बगीचे में एक जोकर रखा हुआ था और वो जोकर कैसा था, सजीव था। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है उसके साथ, उसको क्या किया, इन्होंने बगीचे में बिठा दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको बगीचे में ले जाया गया और कुछ छात्रों ने जा करके उस जोकर से हाथ मिलाया और बंडूरा ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया और कक्षा में उसे चलाया। तो एक बगीचे में एक सजीव जोकर बैठा हुआ था और जितने भी बच्चे थे सब जा करके उससे क्या मिलाते थे, हाथ मिलाते थे। तो वह सभी बच्चों से हाथ मिलाता था और उसको क्या किया, बंडूरा ने रिकॉर्ड कर लिया और उसको रिकॉर्ड करके क्लास में दिखाया। जब क्लास में दिखाया तो क्या होता है, तो जब भी जोकर आता है सारे बच्चे क्या करते हैं, उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं। तो जो फिल्म में दिखाया गया था कि जो जोकर है उससे सारे बच्चे हाथ मिलाते हैं, तो इस तरीके से जो बंडूरा है, उन्होंने उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जो भी सीखते हैं वह दूसरों के अवलोकन से सीखते हैं, यानी कि आपके बड़े क्या कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, आपके आसपास जिस तरीके से लोग व्यवहार करते हैं या एक दूसरे से, वही आप सीखते हो। तो आप ही के क्लास के कुछ दोस्तों ने क्या किया, उस जोकर से हाथ मिलाया। तो जब आपको उस फिल्म को दिखाया गया कि जब भी ये जोकर मिलेगा तो हमें इससे क्या मिलाना है, हाथ मिलाना है, तो बच्चों को ये लगा कि जब भी हम देखते हैं, यानी कि दूसरे का व्यवहार तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, रिकॉर्डिंग देखी थी ना कुछ बच्चों की, तो उन्हें लगा कि जिस तरीके से ये इससे हाथ मिला रहे हैं, हमसे भी जब मिलेगा तो हमें इससे हाथ मिलाना है। तो हम कैसे सीखते हैं, हम जो भी सीखते हैं वो दूसरों के अवलोकन से सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बंडूरा के सिद्धांत के अन्य कौन कौन से नाम हैं, तो पहला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, किसने दिया था, बंडूरा ने दिया था। अवलोकन का सिद्धांत, यानी कि हम देख करके सीखते हैं, यह किसने बताया, यह भी बंडूरा ने बताया कि हम लोगों के व्यवहार को देख करके सीखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें जिस तरीके से जो कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा है, लगता है, सबसे ज्यादा पसंद है, आप उसी की तरीके से बनने की कोशिश करते हैं, उसी के तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं और आपको लगेगा कि अगर इस तरीके का व्यवहार हम करेंगे तो समाज इस व्यवहार को एक्सेप्ट करेगा। तो अभी मैंने कहा ना कि सब लोग हीरो बनना चाहते हैं, कोई विलन बनना नहीं चाहता है, क्योंकि हीरो का जो कैरेक्टर है, हीरोइन का जो कैरेक्टर है, वो आपको अच्छा लगता है और उसके व्यवहार को समाज एक्सेप्ट करता है। क्यों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसका जो व्यवहार होता है वह अच्छा होता है और वह लोगों की मदद करता है, लोगों की बातों को सुनता है, लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, तो इसलिए वो समाज क्या करता है, इस प्रकार के व्यवहार को एक्सेप्ट करता है। अब देखिए प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, यानी कि देख करके ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं।
निर्देशन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं और अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं बंडूरा के सिद्धांत को, याद रखिएगा। अब देखिए बंडूरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए हैं, कौन कौन से? अवधान, धारण, पुनर्प्रस्तुतीकरण और पुनर्बलन। तो देखिए पुनर्बलन यहाँ पर भी आ गया। पुनर्बलन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो देखिए अवधान का मतलब क्या होता है? अटेंशन होता है। तो निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षित, सफल, लोकप्रिय व रोचक होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो बंडूरा ने प्रयोग किया था, बार्बी डॉल को चूज किया और जोकर को चूज किया। क्यों चूज किया था? क्योंकि वह प्रयोग बच्चों पर कर रहे थे और बच्चों को गुड़िया कितनी पसंद है या डॉल कितनी पसंद है आपको बताने की जरूरत नहीं है, या बच्चों को जोकर कितना पसंद है। हर बच्चा अपने बर्थडे पार्टी में जोकर वाली टोपी लगाता है, तो जोकर उसको पसंद है तभी तो लगाता है ना। तो इस तरीके से जो मॉडल हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि बंडूरा ने इसीलिए डॉल को चूज किया कि बच्चे उसको देखकर आकर्षित होंगे, इसीलिए जोकर को चूज किया कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि बंडूरा ने जो सिद्धांत में 4 पद बताया उसमें पहला यही बताया है कि जिस भी मॉडल के बारे में, जिस भी आदर्श के बारे में आप बता रहे हो, बच्चे उसके बारे में रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप किसी देशभक्त के जीवन के बारे में बता रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं या सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता रहे हैं, ऐसे हीरो को आपने चूज किया है कि उसके जीवन को बच्चे जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहें। ऐसा हीरो आपको चूज करना है, ऐसा व्यक्ति आपको चूज करना है जिसको देख करके ही बच्चे आकर्षित हो जाएं, और वह सफल और लोकप्रिय भी होना चाहिए। तो जितने भी देशभक्त हैं वो सभी लोकप्रिय हैं, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गांधी जी हो, सभी क्या हैं? लोकप्रिय है ना हमारे बीच में। तो इस तरीके से हमें इस तरीके का मॉडल चूज करना है जिसको बच्चे देखने के लिए आकर्षित हो। इसके बाद देखिए धारण, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के रूप में, शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम जो कुछ भी शिक्षक बताते हैं या जैसे कि बंडूरा ने प्रयोग किया था, तो जब हम उन व्यवहारों को सीख लेते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं? अपने मस्तिष्क में हम स्थापित कर लेते हैं प्रतिमाओं के रूप में, और उसका हम शाब्दिक वर्णन कर लेते हैं। यानी कि हमने किसी भी देशभक्त के जीवन के बारे में पढ़ा तो उसका फिगर सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, यानी कि उनका चेहरा। महात्मा गांधी जैसे ही आप शब्द बोलोगे तो उनका चित्र आपके दिमाग में बन जाएगा, यानी कि उनकी प्रतिमा आपके दिमाग में बन जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी के भी व्यवहार के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उस व्यक्ति का चेहरा हमें सबसे पहले याद आता है। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि पहले हम उस मॉडल की बात करेंगे, फिर जब हम उसके बारे में जान लेंगे तो जैसे ही अगर हमसे कोई उनके बारे में पूछेगा तो सबसे पहले उनका चेहरा ही हमारे दिमाग में आएगा। अब देखिए इसके बाद है पुनः प्रस्तुतिकरण, तीसरा है, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद पुनः उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, वही होता है पुनः प्रस्तुतिकरण। यानी कि हमें कोई टीचर ने कोई चीज सिखाई है, कोई चैप्टर पढ़ाया है, हमने उस चैप्टर को पूरा सीख लिया है। अब अगर उस चैप्टर के बारे में कोई हमसे कहेगा कि इस चैप्टर की कहानी तुम पूरी सुनाओ, ये जो चैप्टर टीचर ने पढ़ाया है आप पूरा सुनाओ, तो क्या आप सुना ले जाओगे? बिल्कुल, क्योंकि आपने उस कहानी को बहुत ही मन से अच्छे से सुना है। तो आप वो किसी के भी सामने आप उस कहानी को पूरा डिटेल में बता सकते हो। फिर है पुनर्बलन। पुनर्बलन के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था और आप लोगों को वो चैप्टर अच्छा भी लगा था। तो पुनर्बलन यानी कि री इन्फोर्समेंट, और री इन्फोर्समेंट कब होता है? जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो टीचर हमें शाबाशी देते हैं, हमें पुरस्कार देते हैं, तो यही क्या है? पुनर्बलन है। यानी कि अच्छा काम करने पर उस काम को और प्रोत्साहित किया जाता है शिक्षकों के माध्यम से। अब देखिए जहां सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। जैसे कि कोई मूवी दिखाई गई है और उसमें किसी ने किसी को धमकी दी, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, तो वहां पर क्या होगा? जो व्यक्ति गलत करेगा उसको पुलिस ले जाएगी, उसको जेल में बंद कर देगी। तो ये बच्चों को जब आप शुरू से ये सारी चीजें बताओगे कि अगर तुम गलत काम करोगे तो गलत काम का गलत नतीजा होगा, और इसका जो पुरस्कार है आपको अच्छे काम पर ही मिलेगा। अगर आपने गलत काम किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये जब बच्चों को शुरू से बताया जाएगा, तो जो बंडूरा है इन्होंने सामाजिक अध्ययन के सिद्धांत में यही तो बताया कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। आप क्लास में मेहनत करके बच्चा फर्स्ट आएगा तो उसको तो टीचर पुरस्कार देंगे ही। किसी प्रतियोगिता में फर्स्ट आएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है तो सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी, सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी। और अगर आपने खराब काम किया है तो फिर उसके लिए तो जेल बनी ही है। तो यहाँ पर ये सारी बातें बच्चों को शुरू से सिखाई जाती है कि जिस व्यवहार को समाज एक्सेप्ट करता है आपको उसी प्रकार का व्यवहार करना है, और जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है आपको उस तरीके से व्यवहार नहीं करता है।
तो सकारात्मक पुनर्बलन पर आपको पुरस्कार मिलेगा और नकारात्मक पुनर्बलन पर आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। जैसे कि आप काम करके नहीं आए, क्लास में होमवर्क पूरा करके नहीं आए तो टीचर दंड देंगे ही। तो इस तरीके से यहाँ पर पुनर्बलन की बात भी की गई है, किसके द्वारा? बंडूरा के द्वारा। अब देखिए इसके बाद बंडूरा द्वारा बनाए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप में निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित होता है। कौन कौन सी? स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन और स्व पुनर्बलन। तो देखिए अपने स्वयं के व्यवहारों को देख करके निरीक्षण करना, यही होता है स्वनियंत्रण। जरूरी नहीं हमें हर चीज कोई ना कोई बताए हम तभी सीखेंगे। हमें अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, हमें अपना खुद का निरीक्षण करना चाहिए। कोई काम हमारे सामने आ गया है, कोई समस्या आ गई है, तो हमें खुद उसका विवेकपूर्ण निर्णय लेकर के उस समस्या का समाधान करना चाहिए। और अगर सोचने समझने की क्षमता ईश्वर ने हमें दे दी है तो हमें उसका प्रयोग खुद करना चाहिए और अपनी समस्या का समाधान भी खुद खोजना चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है, क्रियात्मक सोच आप लोगों ने पढ़ा है। क्रियात्मक सोच में क्या बताया गया? समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, यानी कि अगर समस्या हमारी है तो हमें ही उसका हल भी ढूंढना है। इसके बाद देखिए स्वनिर्देशन। अधिगमकर्ता स्वनिर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी कि हमारे दिमाग में ये बातें खुद होनी चाहिए कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और हमारे अंदर ये बात खुद होनी चाहिए कि हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ कि उस व्यक्ति को बुरा ना लगे या वह दुखी ना हो। तो हमें अपने आप को खुद इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि किस तरीके से हमें समाज में रहना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है। फिर है स्व पुनर्बलन। अगर हमने कोई अच्छा काम किया है, चाहे कोई हमें पुनर्बलित करे या ना करे, कोई हमें पुरस्कार दे या ना दे, हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें खुद खुश होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। तो यहाँ पर वही फिर नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन की बात आई है, लेकिन अभी मैंने कहा कि ऐसा नहीं है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो आपको कोई पुरस्कार देगा तभी आपको लगेगा कि हाँ आपने कोई अच्छा काम किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं कि हमें हमेशा अच्छा काम करने पर पुरस्कार ही मिले, लेकिन पुरस्कार चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मसंतुष्टि होगी। हमने किसी की हेल्प की या हमने कोई अच्छा काम किया तो हमारे अंदर से खुद एक खुशी आएगी या हम खुद अपने अंदर ही खुश रहेंगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया। जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति आकर के हमें पुरस्कार देगा, हमारा नाम छपवाएगा अखबार में कि इन्होंने ये काम किया तभी हम खुश होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि हमें खुद अपना क्या करना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमें अपने आप को ये कहना है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से यहाँ पर स्व पुनर्बलन की बात भी की गई है। और इसी प्रकार ठीक अगर आपने कोई गलत काम किया है तो इसके लिए भी क्या करना है, आपको रिग्रेट होना है। इसके लिए भी आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति के साथ मैंने गलत कर दिया, उस व्यक्ति से आपको क्षमा मांगनी चाहिए, या ये भावना भी अंदर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है स्व आकलन। आप अपना आकलन खुद कर सकते हो कि आपने सही किया है, कोई काम गलत किया। जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति आके आपको बताएगा कि नहीं तुम गलत थे, तुम सही थे, तभी आप मानोगे। तो यहाँ पर ये बात भी की गई है बंडूरा के द्वारा। अब देखिए इसके बाद बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। अब ये जो मेन पॉइंट आया है शिक्षा में क्या महत्व है, अब क्या महत्व है इसको हम देख लेते हैं बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। तो शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत करें। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक टीचर क्लास में जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो ऐसे मॉडल के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे महापुरुषों के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को अच्छा बनने के लिए प्रेरित करेगा, अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा। अब देखिए बुरे व्यवहार की उपस्थिति ना होने दें। बुरे व्यवहार की उपस्थिति ना होने दे इसका मतलब यही है कि बच्चों के अंदर बुरे व्यवहार का मतलब, अब अगर बच्चों क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो मेनली होता क्या, बच्चे ने किसी का सामान चोरी कर लिया, किसी बच्चे की किसी से लड़ाई हो गई, तो ये सब व्यवहार क्लास में ना होने दे। फिर अध्यापक विकास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर तथा स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में आत्मचिंतन तथा स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। यहाँ पर वही बताया गया है, फिर वही चीज बताई बंडूरा ने कि अगर आप जीवन में अच्छा काम कर रहे हो और अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम उसने जीवन में किया है और जिसको आप बच्चों को बता सकते हैं, जिससे बच्चे भी प्रेरित हो, जैसे कि आप महापुरुषों की कहानियां, देशभक्तों की कहानियां बता सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी चूज करिए जिसको सुन करके बच्चे आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो जाएं और उन्हें भी मन करे कि हमें भी इसी व्यक्ति की तरह बनना है। तो ऐसे व्यक्तियों को चूज करें अध्यापक, और अपने जीवन का भी आदर्श प्रस्तुत करें, क्योंकि एक शिक्षक का आदर्श होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक के व्यवहार को ही बच्चे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं।
फिर है स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं, यानी कि स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि बच्चों को स्वनियंत्रण, यानी कि अब किसी बच्चे ने किसी को हार्म पहुंचाया, फिर ये कहें कि किसी बच्चे की किसी से लड़ाई हो गई और इस तरीके से हुई कि एक बच्चे ने दूसरे को पीट दिया, तो अब दूसरा बच्चा भी उसको पीट देगा, तो फिर सामाजिक अध्ययन का मतलब क्या रह जाएगा? तो यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखना है कि बच्चों के अंदर स्व नियंत्रण, अगर किसी ने किसी को कुछ बुरा कहा तो वह शिक्षक से आके बताए, ना कि दोनों आपस में ही लड़ जाएं। तो ये बात होनी चाहिए, बच्चों के अंदर ये भावना भी आनी चाहिए और यह सामाजिक अध्ययन के सिद्धांत के द्वारा ही बच्चों को सिखाई जा सकती है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में आप लोगों ने कोहलर का सिद्धांत पूरा देखा और फिर बंडूरा का सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत, तो सूझ का सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत दोनों आप लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर हो इसी के लिए सारे नोट्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं, तैयारी की जा रही है और आपको हर विषय की नोट्स हम बिल्कुल फ्री देंगे। हर विषय की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, दोनों जगह आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम पर जा करके टारगेट यूपी टेट सीटेट अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको येलो कलर का टीयूसी लिखा हुआ लोगो मिल जाएगा, वहां पर जा करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारे वीडियोस को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में ऑल सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और कोई भी समस्या आए किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर के हम आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। हमारा एक ही सपना है, आप सभी को शिक्षक बनते हुए देखना, आप सभी के सपने को साकार करना और लगातार इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। आप लोग भी मेहनत करते रहिए, आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। जो मनोविज्ञान या बाल विकास विषय जो आप पढ़ रहे हो, इसको सबसे इजी बना दूंगी मैं जब तक आपका एग्जाम होगा। उससे पहले इतनी वीडियोस आपको मैं दे दूंगी, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपके इसमें बहुत बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। तो आप चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए और कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे तुरंत बताइए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल से बने रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।